पूरे 10 साल के बाद अम्बेस्टर नए लुक के साथ भारत की सड़कों पर दौड़ने वाली है। इंडियन मार्केट पर राज करने वाली अम्बेस्टर को 2014 में पूरी तरह से डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। लेकिन क्यों? आज भारत के लोग इतने आगे आ चुके हैं कि कार में बैठे हुए व्यक्ति का फैमिली बैकग्राउंड कार को देखकर बता सकते हैं। मेरा मतलब अगर कोई बोलेरो, बलेनो, अर्टिगा, एमजी एस्टर और मारुति रियाज जैसी कारों में चल रहा है तो वो मिडिल क्लास है, और वहीं अगर कोई BMW, जैगवार, मर्सिडीज की कारों में घूम रहा है तो वो अमीर है, मतलब रिच मैन। लेकिन एक समय था जब मार्केट में हिंदुस्तान मोटर की बनाई हुई अम्बेस्टर का राज था। उस समय पर हर बिजनेसमैन, नेता, विधायक इस कार को ओन करते थे, और अम्बेस्टर कार उस समय पर इतनी पॉपुलर थी कि इस कार का रंग देखकर पता चल जाता था कि अंदर बैठा हुआ व्यक्ति कौन है। मतलब अगर अम्बेस्टर काली कलर की है तो वो आर्मी ऑफिसर्स की है, और वहीं अगर अम्बेस्टर व्हाइट कलर की है तो वो किसी नेता, विधायक की है, और अगर कार व्हाइट कलर के साथ ऊपर सायरन लगा है तो वो किसी IAS ऑफिसर की, और वहीं अगर अम्बेस्टर काली पीली है तो वो टैक्सी, अगर ब्लू, पीला या फिर किसी और रंग की है तो वो फैमिली कार। उस समय पर अम्बेस्टर मार्केट में इतनी ज्यादा फैली हुई थी कि सड़कों पर अम्बेस्टर के अलावा कोई और दूसरी कार नजर नहीं आती थी। मतलब 3 में से 2 कार तो अम्बेस्टर ही निकलती थी। लेकिन 2014 में अम्बेस्टर को पूरी तरह से डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, और पूरे 10 साल बाद अब नए लुक में अम्बेस्टर भारत में वापसी कर रही है। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि अम्बेस्टर को 2014 में पूरी तरह से डिसकंटिन्यू करना पड़ा? दोस्तों, अम्बेसडर एक ऐसी कार है जो कि पूरी तरह से भारत में बनी है, चाहे उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर इंजन से लेकर कुछ भी, पूरी तरह से भारत में मैन्युफैक्चरिंग हुई है। लेकिन अगर ये ऑटोमोबाइल कंपनी नहीं होती तो हिंदुस्तान मोटर के अम्बेसडर का कोई भी अस्तित्व नहीं होता। अम्बेसडर को भारत में लाने में 2 कंपनियों की मुख्य भूमिका है। पहला तो खुद हिंदुस्तान मोटर और दूसरा मॉरिस मोटर्स। मॉरिस मोटर्स लिमिटेड ब्रिटिश की ऑटोमोबाइल कंपनी थी और हिंदुस्तान मोटर्स भारत की। लेकिन हिंदुस्तान मोटर्स और मॉरिस मोटर्स के एक साथ मिलने के पीछे एक कहानी है। दरअसल 1942 में BM बिरला जी ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हिंदुस्तान मोटर्स की नींव रखी। मतलब ये कंपनी उस समय पर शुरू हुई थी जब देश पूरी तरह से गुलाम था। BM बिरला जी द्वारा हिंदुस्तान मोटर की जब नींव रखी जा रही थी तब उन्होंने एक छोटा सा सपना देखा था, मेरी बनाई हुई कारों में भारत का हर आम आदमी सफर कर सके। इस सपने को लेकर के उन्होंने हिंदुस्तान मोटर्स की नींव रखी। अब श्री BM बिरला जी ने ये सपना देख तो लिया था, लेकिन इसे पूरा करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि BM बिरला जी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। यह बिजनेस उनके लिए पूरी तरह से नया था। हिंदुस्तान मोटर्स के सामने सबसे पहली और सबसे बड़ी जो समस्या थी वो खुद इंडियन गवर्नमेंट थी। उस समय पर अगर आप कोई भी छोटा मोटा बिजनेस भी कर रहे हैं तो इंडियन गवर्नमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको काफी सारे लाइसेंस लेने पड़ते थे, और हर एक लाइसेंस को अलग अलग डिपार्टमेंट इशू करता था। और उस समय पर काफी ज्यादा करप्शन था, यानी कि हर जगह पर करप्शन ही करप्शन था। मतलब श्री BM बिरला जी को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। तो पहला समस्या तो इनके लिए यही आ गया। और दूसरी समस्या आ जाती है इंडियन गवर्नमेंट। तभी श्री BM बिरला जी को ब्रिटिश ऑटोमोबाइल कंपनी का पता चला, मॉरिस मोटर्स का, और साथ ही मॉरिस मोटर्स भी इंडिया में अपनी कारों को लॉन्च करना चाहती थी, इसलिए वह भी पूरी तरह से तैयार थी। तो जैसे ही BM बिरला जी ने अपना प्रस्ताव मॉरिस मोटर्स की तरफ भेजा तो उधर से उसे एक्सेप्ट कर लिया गया। फिर दोनों ऑटोमोबाइल कंपनियों के बीच में कुछ एग्रीमेंट्स हुए और दोनों कंपनियां साथ आ गई, जिसके बाद 1948 में मॉरिस मोटर्स और हिंदुस्तान मोटर्स ने मिलकर के हिंदुस्तान 10 को निकाला, जो कि मॉरिस 10 पर बेस्ड थी। अब ये कार इंडिया में आते ही पूरी तरह से तबाही मचा देती है, क्योंकि इस कार को भारत की सड़कों के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया था। मतलब ये कार उस समय पर किसी भी तरह के रोड पर आराम से चल सकती थी। तो इस तरह से हिंदुस्तान मोटर्स का हिंदुस्तान 10 मॉडल इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ। लेकिन फिर भी BM बिरला जी पूरी तरह से खुश नहीं थे, क्योंकि उन्होंने जो सपना देखा था वो उनका पूरा नहीं हुआ, क्योंकि उनका जो पहला मॉडल था हिंदुस्तान 10 वो आम आदमी के बजट से बाहर था। हिंदुस्तान मोटर्स का जो पहला मॉडल था वो काफी ज्यादा गुड लुकिंग था, जिसे कि काफी सारे नेता, विधायक लोगों ने परचेस किया, साथ ही बिजनेसमैन ने। जबकि BM बिरला जी ने पूरी से पूरी कोशिश की थी कि कम से कम बजट में ये कार बने, लेकिन आम आदमी उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। लेकिन BM बिरला जी हार नहीं मानते और खुद के दम पर एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा डालते। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने से इनका पहला फायदा ये हुआ कि गाड़ी के पार्ट्स कम बजट में बन जा रहे थे और टैक्स का कोई झंझट नहीं था। तो इसी प्रकार से काफी मेहनत के बाद BM बिरला जी ने 1957 में अपनी पहली कार, जो कि पूरी तरह से भारत में बनी थी, अम्बेसडर को लॉन्च किया, जो कि मॉरिस ऑक्सफोर्ड सीरीज 3 पर बेस्ड थी। यहीं से शुरू होती है कहानी अम्बेसडर की। इंडियन मार्केट पर राज करने वाले अम्बेस्टर को जब लॉन्च किया गया था तो मिडिल क्लास फैमिली के साथ साथ पॉलिटिशियंस और अधिकारी भी सिर्फ इसी कार का यूज करते थे। जब अम्बेस्टर को लॉन्च किया गया था तो हिंदुस्तान मोटर्स की कोई भी ऐसी कार नहीं थी जिसने अम्बेस्टर का मुकाबला किया। तो इसी बात को देखते हुए हिंदुस्तान मोटर्स ने सिर्फ और सिर्फ अम्बेस्टर के नए नए मॉडल्स निकालती रही। मेरा मतलब उस समय पर 90 के दशक में अम्बेस्टर के काफी सारे मॉडल्स आए, जिसके चलते ये काफी ज्यादा हाइप पे चली गई। हिंदुस्तान मोटर्स के मालिक ने ये सोचा था कि ये हाइप लाइफ टाइम तक बनी रहेगी, लेकिन ये उनकी गलतफहमी थी। और इसके ज्यादा हाइप पे होने का पहला कारण तो ये भी था कि ये पहली
ऐसी गाड़ी थी जो कि पूरी तरह से भारत में बनी थी, इसलिए लोगों को इस पर काफी ज्यादा भरोसा था। और साथ ही उस समय पर मात्र 15,000 के दाम पर आती थी और साथ ही इस कार का मेंटेनेंस भी काफी कम था। इसे चलता फिरता मैकेनिक भी आराम से ठीक कर सकता था। बस इसीलिए एम्बेसडर ने उस समय पर 90 के दशक में 75 मार्केट कैप्चर करके रखा था। मतलब अगर आप सड़क पर चल रहे हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ एम्बेसडर ही नजर आएगी। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इंडियन गवर्नमेंट भी सिर्फ और सिर्फ एम्बेसडर पर ज्यादा खर्चा करती थी, यानी कि अगर किसी भी अधिकारी को कार लेकर देनी होती थी तो सिर्फ और सिर्फ एम्बेसडर, चाहे वो आर्मी ऑफिसर्स हो या फिर पुलिसकर्मी हो या फिर प्रधानमंत्री, सभी लोग इसी कार में सफर किया करते थे। और यहाँ तक कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने जीवन काल में एम्बेसडर के अलावा कोई दूसरी कार का इस्तेमाल नहीं किया। एक बार जब उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि शास्त्री जी आप एम्बेसडर के अलावा कोई दूसरी कार का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, तो शास्त्री जी ने बड़ा ही प्यारा जवाब दिया कि जब भी मैं कहीं पर जाता हूँ तो लोग मुझे ये कहते हैं कि देखो भारत का प्रधानमंत्री भारत की बनी हुई कार में आता है, जिससे मुझे भारत की बनी हुई कार पे काफी गर्व होता है, इसीलिए मैं एम्बेसडर में चलता हूँ। और हाँ, प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री के साथ साथ जितने भी अधिकारी थे वो सभी के सभी एम्बेसडर में चलते थे। 90 के दशक में एम्बेसडर के काफी सारे मॉडल्स आए थे, जिनमें से एक तो एम्बेसडर था, दूसरा एम्बेसडर क्लासिक नोवा और एक एम्बेसडर क्लासिक 1800 और भी काफी सारे मॉडल्स आए थे। 1980 तक तो एम्बेसडर का जीवन काल बड़े अच्छे से चल रहा था और उस समय पर लगभग 75% मार्केट एम्बेसडर ने कैप्चर कर रखा था। और अब आप लोग ये सोच रहे हो कि एम्बेसडर उस समय पर इतनी हाइप पर थी तो बाकी कंपनियां क्या कर रही थी, जैसे टाटा एंड महिंद्रा। उस समय पर टाटा तो ट्रक्स पर फोकस कर रहा था और महिंद्रा एंड महिंद्रा जीप पर फोकस कर रही थी, जिसके चलते एम्बेसडर के सामने कोई और कॉम्पिटिटर नहीं था। और यही सबसे बड़ा कारण है एम्बेसडर के डूबने का। अगर एम्बेसडर के सामने कोई और कॉम्पिटिटर होता तो ये समय के साथ अपने कार में फीचर्स ऐड करते, लेकिन उस समय पर इनके सामने कोई और कॉम्पिटिटर नहीं था, इसलिए यह पूरा मार्केट लेकर बैठे थे और इन्हें लगता था कि सिर्फ और सिर्फ एम्बेसडर का ही राज है। लेकिन जैसे ही विदेशी कार कंपनियों ने भारत में एंट्री की तो एम्बेसडर का बहुत बुरा हाल हो गया। मेरा मतलब जहां पर एम्बेसडर साल के 1.5 लाख यूनिट सेल कर रहा था, वहां पर अब वो सिर्फ मात्र 50,000 यूनिट ही सेल कर पा रहा है। लगभग 60% अचानक से सेल्स डाउन हो गई और बाकी जो थोड़ी बहुत कसर थी वो मारुति की 800 ने निकाल दी। 14 दिसंबर 1983 को जब मारुति के 800 को लॉन्च किया गया था, तब एम्बेसडर का बहुत बुरा हाल था, क्योंकि मारुति 800 मात्र 60,000 रुपए की लागत में उस समय पर मिल रही थी और एम्बेसडर का दाम उस समय पर 75,000 के आसपास चला गया था, यानी कि 75,000, जिससे एम्बेसडर आम आदमी के हाथ से निकलती गई और मारुति को लोग अपनाने लगे। मतलब जो एम्बेसडर 75% मार्केट कैप्चर करके बैठा था वो मात्र अब 40% पर आ चुका था, यानी कि 40%। लेकिन फिर भी भारत सरकार जितने भी सरकारी अधिकारी थे उन सभी को यही कार रिकमेंड करती थी और साथ ही जितने भी नेता विधायक थे वो भी एम्बेसडर का ही इस्तेमाल करते थे। यानी कि अगर आप बात करें तो मात्र एक कार बची थी पॉलिटिशियंस के लिए। उस समय पर फोर्ड कंपनी अपनी कारों में काफी सारे फीचर्स के साथ अपनी कार को मार्केट में उतार रही थी, जिसके चलते धीरे धीरे एम्बेसडर का राज खत्म होता गया, क्योंकि एम्बेसडर फीचर के नाम पर बस थोड़ा बहुत चेंजेस करके नया मॉडल निकाल देती थी और उसका प्राइस थोड़ा बढ़ा देती थी, इसलिए धीरे धीरे एम्बेसडर का मार्केट खत्म होता गया। और साथ ही जब अटल जी की सरकार आई तो वो एक बार पार्लियामेंट में उस कार के साथ जा रहे थे, यानी कि एम्बेसडर में बैठकर जा रहे थे। जब पार्लियामेंट के बाहर एम्बेसडर को रोका गया तो उसका दरवाजा नहीं खुला, यानी कि दरवाजा अटक गया। लगभग आधा घंटे तक मशक्कत करने के बाद वो दरवाजा खुला, जिसके बाद अटल जी ने कभी भी एम्बेसडर का इस्तेमाल नहीं किया और 2014 को एम्बेसडर की मैन्युफैक्चरिंग पर पूरी तरह से बैन लगा दिया और एम्बेसडर किसी विदेशी कंपनी को बेच दी गई। लेकिन अब खबर आ रही है कि इंडियन मार्केट में एम्बेसडर फिर से एंट्री लेने वाली है और वो भी इसी साल, यानी कि 2024 के लास्ट। लेकिन हाँ, मैं आपको बता दूं कि अब जो एम्बेसडर आएगी ये हिंदुस्तान मोटर्स की तरफ से नहीं आने वाली, ये किसी विदेशी कंपनी की तरफ से आएगी। लेकिन एम्बेसडर का जो लुक बताया जा रहा है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो फटाफट से कमेंट करके बताओ कि एम्बेसडर का नया वाला लुक आपको कैसा लगा और क्या आप इसे खरीदना पसंद करोगे। और साथ ही अगर आप भी जानना चाहते हो कि मर्सिडीज इतनी बड़ी कंपनी एक लड़की की मदद से कैसे बनी, तो इस वीडियो को जरूर देखना।